हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका डेबिट एंड क्रेडिट पर। पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की थी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में और हमने 3 प्रिंसिपल्स को डिस्कस भी किया था, जिसमें पहला प्रिंसिपल था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस एंड बिजनेसमैन शुड बी कंसीडर्ड एज सेपरेट एंटिटीज एंड अकाउंटिंग शुड बी डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। फिर दूसरी कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस की थी वो थी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो कहती है फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, an accountant while accounting should presume that business will continue for an indefinite long period of time and businessman has neither the intention nor the necessity to close the business. फिर हमने जो तीसरी कॉन्सेप्ट डिस्कस की थी वो थी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जो कहती थी या कहती है that the indefinite long life of business should be divided into small equal parts and account should be prepared for each part separately. Such part is going to be called accounting period. That can be either financial year or calendar year, but practically financial year is generally considered as an accounting year. अब हम आगे चलते हैं और आज जिस कॉन्सेप्ट से हम शुरुआत करेंगे वो है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ने कहा बिजनेस की जो लाइफ है वो अनंत काल की है, बिजनेस को ये मानकर अकाउंटिंग करनी चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड ने कॉन्सेप्ट ने कहा कि उस इनडेफिनिट लॉन्ग लाइफ को आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और हर पार्ट की अकाउंटिंग अलग से करिए। प्रश्न ये उठता है कि अब बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस लगातार चलते जा रहे हैं उनमें से किस ट्रांजैक्शन को हम इस अकाउंटिंग पीरियड का माने और किस ट्रांजैक्शन को हम किसी अगले अकाउंटिंग पीरियड का माने, क्योंकि ट्रांजैक्शंस तो लगातार चल रहे हैं तो उनको हम कैसे किसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करें। कौन सा ट्रांजैक्शन होगा जो किसी एक अकाउंटिंग पीरियड का माना जाएगा और कौन सा ट्रांजैक्शन होगा जो किसी और अकाउंटिंग पीरियड का माना जाएगा। ट्रांजैक्शन बेसिकली किसको हमें रेवेन्यू मानना है, किसको हमें एक्सपेंस मानना है, किसको हमें एसेट माननी है, किसको हमें लायबिलिटी माननी है। तो दो आंसर्स हो सकते हैं, दो वेरिएशंस हो सकते हैं और वो दो कॉन्सेप्ट्स जो हो सकती हैं, जो ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, वो एक हो सकता है कैश का बेसिस और एक हो सकता है एक्रूअल का बेसिस। अगर हम कैश बेसिस पर अकाउंटिंग करें तो हम कहेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन कैश में जब होगा हम उसे उसके आधार पर रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी कि अगर कोई रेवेन्यू जिस साल में मिल जाएगी उसे उस साल की रेवेन्यू मान लेंगे, जो भी एक्सपेंस कैश में जिस साल में खर्च होगा उसे साल का खर्चा मान लेंगे, जब कैश पे करके कोई एसेट एक्वायर की जाएगी तो उसे उस साल की एसेट मान लेंगे, और जब भी कोई लाइबिलिटी को रेज किया जाएगा कैश की फॉर्म में, जैसे लोन वगैरह लिया गया है, तो हम उस साल की लाइबिलिटी मान लेंगे। जब कैश के देने या लेने के आधार पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करेंगे तो उस अकाउंटिंग को कहा जाता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन जो ज्यादा कॉमन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो होती है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में माना जाता है कि जब भी जो ट्रांजैक्शन होगा उसे उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कैश में सेटलमेंट होना जरूरी नहीं है। जो भी एसेट आपने इस पीरियड में खरीदी है भले ही उसका पेमेंट आप बाद में करें, उसको इस पीरियड में ही एसेट मान लिया जाएगा। कोई भी लाइबिलिटी अगर इस पीरियड में इनकर हुई है, भले ही आपने अभी कैश में उसका बेनिफिट नहीं लिया है, तब भी हमें उसकी लाइबिलिटी को हम मान लेंगे। सिमिलरली कोई इनकम, कोई रेवेन्यू आपने अर्न करी है, जिसे मिलने का अधिकार आपको इस पीरियड में मिला है, भले ही कैश में ना भी मिला होगा तब भी हम उसे इस साल की इनकम मान लेंगे। जब भी कोई खर्चा है जो कि इस साल से रिलेटेड है, भले ही उसका पेमेंट आपने इस साल में नहीं भी किया होगा, तो हम उसे इस साल का खर्चा मान लेंगे। यानी कि जब हम ट्रांजैक्शन को
जिस साल से रिलेटेड होते हैं उस साल में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि जब उनका कैश में एक्चुअल सेटलमेंट होता है तो हम कहते हैं कि हम एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के लिए और बहुत जरूरी है समझने के लिए। तो एक बार फिर से हम एक समरी समझते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहती है ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे आर रिलेटेड टू एंड नॉट इन विच दे आर सेटल्ड इन कैश। कैश में सेटल होना जरूरी नहीं है, जरूरी है वो किस पीरियड से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस में एक ड्राइवर है जिसे 10,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिलती है। मानते हैं कि आज 31 मार्च है, साल का आखिरी दिन है, उसे 10,000 रुपीज की सैलरी पे करनी है मार्च की। किसी कारण से वो ड्राइवर ऑफिस नहीं आता है और उसकी सैलरी पे नहीं हो पाती। मान लेते हैं कि उसका पेमेंट अप्रैल 10 को हुआ। तो ये जो सैलरी है उसे हम किस साल का खर्चा माने, करंट ईयर जो 31 मार्च को खत्म हो रहा है या अप्रैल जो नेक्स्ट ईयर में आ रहा है। अगर हम ये कहते हैं कि इसको अप्रैल का खर्चा मानना चाहिए तो फिर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं। और अगर हम कहते हैं कि नहीं, भले ही कैश में पेमेंट ना भी हुआ हो लेकिन खर्चा तो इस मार्च वाले साल का ही माना जाएगा, इस साल का ही माना जाएगा, तो फिर हम एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग का फायदा ये होता है कि हमें हर पीरियड एक स्टैंडर्ड साइज का मिलता है। यानी हमारे वाले एग्जाम्पल में भले ही हमने कैश में पेमेंट न भी किया था फिर भी हमारे खर्चे 12 महीने के ही माने जाएंगे। लेकिन कैश बेसिस में दिक्कत क्या थी कि इस महीने हम ड्राइवर की 11 महीने की सैलरी रिकॉर्ड करते और अगले साल में, इस साल में 11 महीने की और अगले साल में 13 महीने की सैलरी हो जाती, तो हमारे अकाउंट्स कंपेरेबल नहीं हो पाते। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहती है ऑल द ट्रांजैक्शंस which are related to a particular accounting period should be recorded in that year itself whether settled in cash or not। जो भी ट्रांजैक्शन जिस साल से रिलेटेड होंगे उन्हें उसी साल में रिकॉर्ड किया जाएगा, भले कैश में सेटलमेंट हुआ हो या नहीं हुआ। फायदा ये होता है कि इससे हमें एक स्टैंडर्ड पीरियड के ट्रांजैक्शन हर साल में मिल जाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद जो अगली कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है नैरो माइंडेडनेस। तो नैरो माइंडेडनेस का यहां अकाउंट्स में क्या मतलब है? तो ये कॉन्सेप्ट कहती है कि व्हाइल अकाउंटिंग एन अकाउंटेंट शुड बी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब कैसे कंजर्वेटिव? अकाउंटिंग करते वक्त जो इनकम्स होंगी, जो एक्सपेंसेस होंगे, जो प्रॉफिट्स होंगे, जो लॉसेस होंगे, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रहे हैं उनको आप अपने नॉर्मल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से रिकॉर्ड करिए। मान लेते हैं एक्रूअल बेसिस से रिकॉर्ड करिए। लेकिन इसके अलावा अगर बिजनेस को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ नुकसान, लॉस या एक्सपेंस होने जा रहा है लेकिन उसका अमाउंट अनसर्टेन है, तो ऐसे एक्सपेक्टेड लॉस, ऑब्लिगेशन को ये कॉन्सेप्ट कहती है कि उसको भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी नॉर्मल ट्रांजैक्शन ऑफ रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, लॉसेस, उसके अलावा अकाउंटेंट को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ खर्चे या नुकसान होगा, कितना होगा अमाउंट अनसर्टेन है, तो कॉन्सेप्ट कहती है अंदाजा लगाइए और उसको भी रिकॉर्ड कर लीजिए। तो फिर इसमें नैरो माइंडेडनेस वाली बात क्या हुई, कंजर्वेटिज्म वाली बात क्या हुई? कंजर्वेटिज्म वाली बात ये हुई कि ये प्रिंसिपल एक्सपेक्टेड लॉसेस और ऑब्लिगेशंस पर तो एप्लीकेबल है, पर ये एक्सपेक्टेड इनकम्स और प्रॉफिट्स पर एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि इस प्रिंसिपल को एक तरफ मानना है, एक तरफ नहीं मानना है। यही नैरो माइंडेडनेस है, यही कंजर्वेटिज्म है। और इस प्रिंसिपल का दूसरा नाम है, उसे हम कहते हैं प्रूडेंस। तो प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होती है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट की आज हम बात करेंगे, वो है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट।
मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहती है कि अकाउंटिंग करते वक्त अकाउंटेंट को हर मटेरियल इंफॉर्मेशन को क्लियरली और सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए, जिससे कि जितने भी यूजर्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो सोच समझकर फैसले कर सकें। तो फिर प्रश्न उठता है, मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके पता होने से या नहीं पता होने से किसी का डिसीजन चेंज हो सकता है, वो डिसीजन, वो इंफॉर्मेशन कहलाती है मटेरियल इंफॉर्मेशन। एनी इंफॉर्मेशन हुज नॉलेज or the absence of knowledge can change the decision of the user of account is called material information, relevant information। तो 3 कॉन्सेप्ट आज हमने देखी। एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो कहती है all those transactions which are related to a particular accounting year should be recorded in that year itself, whether settled in cash or not। कैश में मिलना लेना जरूरी नहीं है, जरूरी है ट्रांजैक्शन का होना। जिस साल में भी ट्रांजैक्शन होगा उसे उसी साल में रिकॉर्ड किया जाएगा। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहती है कि इन एडिशन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इफ ए बिजनेस एक्सपेक्ट, बिजनेस को लगता है कि कोई खर्चा या ऑब्लिगेशन आएगा, कितना आएगा अमाउंट अनसर्टेन है, तो वो उसको भी अंदाजा लगा के रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन यही बात एप्लीकेबल नहीं होती है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज के लिए। और मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहती है कि जो भी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट हो, मटेरियल हो, जिससे यूजर ऑफ अकाउंट के डिसीजन पे अंतर पड़ सकता हो, उसे अकाउंटेंट को क्लियरली और सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए। तो अभी तक हमने 6 कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। हमने 6 कॉन्सेप्ट्स, वी हैव कवर्ड 6 कॉन्सेप्ट्स, नेमली सेपरेट एंटिटी, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, अकाउंटिंग पीरियड, कंजर्वेटिज्म एंड मटेरियलिटी। बाकी की कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे अगले वीडियो में।